अब एक एग्जांपल ले रहे हैं, मैं आपको प्लेन की इक्वेशन दे रहा हूं कुछ, और आपको बताना है कि वो उन प्लेन के बीच में एंगल क्या है, या वो प्लेन पैरेलल है या फिर जो भी है वो आपको बताना है। प्लेन की इक्वेशन है, मान लीजिए 2x माइनस 2y प्लस 4z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट प्लेन है। सेकंड प्लेन की इक्वेशन है 3x माइनस 3y प्लस 6z माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये प्लेन 1 है, ये प्लेन 2 है। आपको बताना है ये दोनों प्लेन पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं, या फिर ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं किसी एंगल पे। सो फाइंड वेदर द प्लेन्स आर पैरेलल, परपेंडिकुलर, पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं, और इंटरसेक्ट एट एनी एंगल। और यदि ऐसा है तो फाइंड दैट एंगल आल्सो। अगर पैरेलल परपेंडिकुलर के अलावा कुछ होता है तो इंटरसेक्ट करेंगे एंगल पे, वो एंगल भी आपको निकालना है। तो आप देखिए जो फर्स्ट प्लेन है उसका जो नॉर्मल वेक्टर क्या है, 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, उसका नॉर्मल वेक्टर जो है। और जो सेकंड प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है वो है 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप। और आप देखिए आपका जो करस्पॉन्डिंग रेशियो है वो क्या है, 2/3, जो i कैप वाला का रेशियो है। j कैप वालों का रेशियो क्या है, -2/-3, यानी वही 2/3 आया। k कैप वालों का रेशियो क्या है, 4/6, वो क्या आया, 2/3। तो आप लिख सकते हैं सिंस 2/3 इज इक्वल टू -2/-3 इज इक्वल टू 4/6, देयरफॉर क्या हो जाएगा, दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, n1 इज पैरेलल टू n2। हाँ, -2/-3। इससे मैं बोल सकता हूं मेरे दोनों जो वेक्टर हैं वो मेरे पैरेलल हैं। जब दोनों नॉर्मल पैरेलल होंगे तो क्या होगा, मेरे प्लेन्स भी पैरेलल होंगे। कब आती है कंडीशन, ये कंडीशन तब आती है, मान लीजिए प्लेन 1 है, ये प्लेन 2 है, इसका जो नॉर्मल है वो n1 है, इसका जो नॉर्मल है वो n2 है। जब दोनों पैरेलल होते हैं तो आपके प्लेन्स भी पैरेलल होते हैं, यानी मैं बोल सकता हूं देयरफॉर P1 इज पैरेलल टू P2। तो मुझे कुछ ज्यादा सॉल्व भी नहीं करना पड़ा इस केस में। हालांकि यदि मैं फॉर्मूले से करता, दो प्लेन के बीच में एंगल निकालने वाला कौन सा फॉर्मूला था, cos थीटा वाला फॉर्मूला था, ठीक है। इस केस में दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0, यानी cos थीटा की वैल्यू क्या आनी चाहिए थी, 1 आनी चाहिए थी। सॉल्व करके देखें। और मान लीजिए मैं cos थीटा निकालता, तो मैं निकालता cos थीटा बराबर n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ n1 इंटू मॉड ऑफ n2, इस तरह निकालता मैं, ठीक है। n1 डॉट n2 क्या आएगा, करिए आप, 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू माइनस 3 प्लस 4 इंटू 6 अपॉन मॉड n1 क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, मॉड n2 आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। करिए आप जरा, ये आ जाएगा 6, 4 6 24, 6 और 24 30, 30 और 6 36 आ जाएगा। न्यूमरेटर 36 है, नीचे आएगा 4 और 4 और 4 और 4 8 और 24, अंडर रूट 24, अंडर रूट 24 क्या होता है, करते हैं जरा, इधर आ जाएगा 9 और 9 18, 18 और 36, ये आ जाएगा आपका 54 54, और ये बन जाएगा 36 अपॉन, ये हो जाएगा 4 6 यानी 2 रूट 6, और ये होता है 9 6 54 होता है, यानी 3 रूट 6, ठीक है। क्या बन जाएगा, ये नीचे बन रहा है 36 अपॉन 2 3 क्या हो जाएगा 6 इंटू रूट 6 क्या होगा 6, यानी क्या आ जाएगा, ये cos थीटा 1 है, यानी थीटा बराबर 0 डिग्री। इन दो प्लेन्स के बीच में अगर 0 डिग्री एंगल है तो दोनों प्लेन कैसे हो गए, पैरेलल हो गए, ठीक है। देयरफॉर P1 इज पैरेलल टू P2। अगर परपेंडिकुलर होते तो cos थीटा क्या आता, 0 आता। अगर परपेंडिकुलर पैरेलल के अलावा कुछ और होते तो कुछ एक वैल्यू आती, जैसे अभी तक देख चुके हैं 4/21 आ रही है, कभी 8/24 आ रही है, कुछ आ रही है, इस तरीके की वैल्यू आती। तो नेक्स्ट जो कुछ कॉमन प्लेन होते हैं जैसे कि XY प्लेन, जैसे कि हम देखते हैं ना, मान लीजिए ये आपका ये Y एक्सिस है, मान लीजिए ये Z एक्सिस है, और हम अपनी तरफ मानते हैं X एक्सिस। XY प्लेन कौन सा होगा, जो जमीन वाला जो प्लेन है वो हमारा XY प्लेन है। YZ प्लेन कौन सा होगा, ये वाला प्लेन हमारा, XY प्लेन हमारा ये वाला प्लेन है, YZ प्लेन हमारा ये वाला प्लेन है। इस तरीके से XZ प्लेन हमारा इस तरह से आएगा। तो XY प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, XY प्लेन की इक्वेशन होगी, आप देखिए XY प्लेन पे आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, XY प्लेन पे आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, उसका Z कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, यानी इसकी इक्वेशन हम बोलते हैं Z इज इक्वल टू 0। ये प्लेन की इक्वेशन है,
z इक्वल टू 0। इसी तरीके से yz प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू 0, ठीक है, और xz प्लेन की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 0। तो ये कुछ कॉमन प्लेन्स है, इसकी आपको डायरेक्टली इक्वेशन याद रखनी चाहिए। xz प्लेन होगा तो क्या होगा, केवल वेरिएशन x और z में होगा, y में कोई वेरिएशन होगा ही नहीं, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, हमेशा 0। अगर मान लीजिए मैं आपको प्लेन देता हूं एग्जांपल के तौर पे, मान लीजिए प्लेन है y इज इक्वल टू 2, ये कैसा प्लेन है, ये y इक्वल टू 2 एक प्लेन है, ये कैसा प्लेन होगा, हाँ इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं 0 1 0, किसको आप लिख सकते हो 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई प्लस 0 इंटू जेड इज इक्वल टू 2। इसके डायरेक्शन रेशियोज हो गए 0 1 0। ये कैसा होगा, जैसे मान लीजिए y एक्सिस है, ये z एक्सिस है और ये x एक्सिस है। आप देखिए इस प्लेन पे y कोऑर्डिनेट हमेशा 2 रहेगा, यानी ये प्लेन कैसा होगा, ये एक्जेक्ट प्लेन के पैरेलल होगा। ये जो एक्जेक्ट प्लेन था ना y इक्वल टू 0, उसी के पैरेलल तो है ये y इक्वल टू 2, यानी कहाँ कैसा होगा, ये इस तरह का होगा कुछ, ये इस पे हमेशा y इज इक्वल टू 2 रहेगा। x और z वेरी करते रहेंगे, इस पूरे प्लेन पे जो पॉइंट्स आएंगे उस पे x और z वेरी करते रहेंगे और y कोऑर्डिनेट हमेशा 2 रहेगा। यानी इस पे मैं कोई भी पॉइंट ले लूं p, इस प्लेन पे मैं कोई भी पॉइंट p ले लूं, उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x, 2, z। मैंने इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश की है, ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू d फॉर्म में। उसी से मैं डायरेक्शन रेशियो निकालता हूं नॉर्मल के, तो हालांकि प्लेन के डायरेक्शन रेशियो का मतलब होता है उसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो, यानी इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो है 0 1 0। नॉर्मल मतलब ये जो नॉर्मल होगा ना, ये जो नॉर्मल वेक्टर होगा ये क्या होगा, ये आप देखिए नॉर्मल वेक्टर किस तरफ है, y की तरफ है, यानी इसका कंपोनेंट केवल क्या आएगा 1 j कैप। ये तो देख लिया आप नॉर्मल वेक्टर क्या है, नॉर्मल वेक्टर है आपका 0 i कैप प्लस 1 j कैप प्लस 0 k कैप, क्योंकि i कैप और k कैप वाले कंपोनेंट ही नहीं है, ये नॉर्मल वेक्टर आपका पूरी तरीके से y की दिशा में होगा क्योंकि उसके अंदर केवल j कैप कंपोनेंट है। इसी तरीके से अगर मान लो मैं आपसे पूछता हूं x इक्वल टू 5 या x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -5 कैसा प्लेन होगा, x इक्वल टू -5 x इक्वल टू 0 के पैरेलल होगा, पहली बात तो ये है, यानी इसका मतलब है yz प्लेन के भी पैरेलल होगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं x इक्वल टू -5 की इक्वेशन बना सकते हैं आप, मतलब डायग्राम भी बना सकते हैं कैसा बनेगा, उसके हर पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट -5 ही रहेगा, y और z चेंज होते रहेंगे। एक सवाल आपको करना है एज अ होम असाइनमेंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको, a पॉइंट दिया हुआ है 3 4 1 एंड b पॉइंट दिया हुआ है आपको 5 1 6। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू द पॉइंट्स। अगर आपको 3D में 2 पॉइंट दिया जाता है तो आप उसके पास होने वाली लाइन पता कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लाइन पता करने के लिए आपको 2 ही पॉइंट चाहिए होते हैं, ठीक है, वो दोनों आपको पता है। आपको वो पॉइंट बताना है जहां ये लाइन XY प्लेन को मीट करेगी, ठीक है, क्रॉसेस दी XY प्लेन। कहने का मतलब है एक लाइन है AB, वो जो लाइन होगी XY प्लेन से क्रॉस कर रही है, ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा प्लेन है, ये हमारा मान लेते हैं XY प्लेन है। XY प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, z इज इक्वल टू 0। एक लाइन है जो कि A और B से गुजर रही है और वो इस प्लेन को कट करती है कहीं पे, हमें वो पता करना है कि किस पॉइंट पे वो कट करती है इसको, ठीक है। मान लेते हैं लाइन कैसी है, मान लेते हैं ये लाइन है हमारी कि यहां से जा रही है और ये हमारा पॉइंट A है मान लीजिए और ये हमारा पॉइंट B है। तो लाइन इसको प्लेन को चीरती हुई निकल रही है AB, तो आपको ये वाला पॉइंट बताना है जहां पे लाइन इस प्लेन को क्रॉस करेगी, मान लेते हैं ये पॉइंट P है। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू द पॉइंट्स क्रॉसेस द XY प्लेन, आपको ये बताना है। क्या आप लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो, A पॉइंट दिया हुआ है आपको 3 4 1, B पॉइंट दिया हुआ है आपको 5 1 6। लाइन के पैरेलल डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन क्या होंगे, यानी डायरेक्शन रेशियोज लाइन कैसे निकालूंगा मैं, जैसे अगर मान लीजिए AB वेक्टर मुझे निकालना होता तो वो डायरेक्शन रेशियो वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जो कि लाइन के पैरेलल हो। जो AB वेक्टर है वो लाइन के पैरेलल है। AB वेक्टर क्या है इस केस में, AB वेक्टर है 5 3 यानी 2 i कैप और 1 4 -3 j कैप 6 -1 प्लस 5 k कैप। AB वेक्टर यदि ये है तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन क्या हो गए 2 -3 5, ये डायरेक्शन रेशियोज हैं लाइन के।
और लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इज, लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए आपको एक पॉइंट चाहिए होता है लाइन पे, x1 y1 z1, और उसका डायरेक्शन रेशियो चाहिए होता है। मान लेते हैं वो पॉइंट हमारा है 3 4 1। इक्वेशन हो जाएगी लाइन की x माइनस 3 अपॉन डायरेक्शन रेशियो है 2 इज इक्वल टू y माइनस 4 अपॉन डायरेक्शन रेशियो है -3 इज इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन डायरेक्शन रेशियो है 5 इज इक्वल टू लैम्डा। तो अलग अलग लैम्डा के लिए अलग अलग पॉइंट्स आते हैं, यानी जनरल पॉइंट ऑन दिस लाइन क्या होगा, इस लाइन पे आने वाला जनरल पॉइंट होगा, x की वैल्यू क्या आएगी 2 लैम्डा प्लस 3, यानी जनरल पॉइंट मान लेता हूं p, वो हो जाएगा x कोऑर्डिनेट हो जाएगा उसका 2 लैम्डा प्लस 3, y कोऑर्डिनेट क्या होगा -3 लैम्डा प्लस 4, और z कोऑर्डिनेट क्या होगा 5 लैम्डा प्लस 1। तो अलग अलग लैम्डा के लिए अलग अलग पॉइंट्स आएंगे, और एक बार ऐसा पॉइंट आएगा जो कि इस x और y को क्रॉस कर रहा होगा, एक ऐसा पॉइंट p भी आएगा इस लाइन पे जिसके लिए एक यूनिक लैम्डा होगा, और वो पॉइंट कौन सा होगा जो एक्स वाई पे क्रॉस कर रहा होगा। और उस केस में क्या होगा, ये जो पॉइंट होगा p किसको सेटिस्फाई करेगा, प्लेन को इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो हम लिखेंगे सिंस, जो हमने जनरल पॉइंट माना है p, सिंस p ऑल्सो लाइज ऑन द प्लेन, प्लेन की इक्वेशन क्या है z इक्वल टू 0, क्योंकि एक ना एक लैम्डा के लिए ऐसा पॉइंट जरूर आएगा जो प्लेन पे भी आता होगा, क्योंकि उसको क्रॉस कर रही है लाइन, प्लेन की इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा वो पॉइंट। पॉइंट क्या था, पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट था वाई कोऑर्डिनेट का कोई मतलब ही नहीं है, इक्वेशन क्या है केवल z इक्वल टू 0। z कोऑर्डिनेट क्या था उसका 5 लैम्डा प्लस 1, जो ना जनरल पॉइंट था, जनरल पॉइंट किसके बराबर था 5 लैम्डा प्लस 1, और यदि ये पॉइंट उस प्लेन पे आएगा, प्लेन की इक्वेशन क्या है z इक्वल टू 0, यानी इसका z कोऑर्डिनेट बराबर क्या होगा, क्योंकि xy प्लेन पे आने वाले पॉइंट का z कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, यानी उस केस में लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी इस लैम्डा के लिए वो जो पॉइंट होगा p, वो पॉइंट बन जाएगा जो कि प्लेन पे भी आता होगा। उस केस में हम p के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, देयरफॉर p क्या हो जाएगा, इसका x कोऑर्डिनेट क्या था 2 लैम्डा प्लस 3, y कोऑर्डिनेट क्या था -3 लैम्डा प्लस 4, और z कोऑर्डिनेट तो 0 होगा ही सही, तो रख भी दो भले ही तुम 5 लैम्डा प्लस 1 में लैम्डा की वैल्यू रख दोगे तो वो क्या आएगा बेसिकली 0 ही निकल के आएगा, ठीक है। तो जब आप लैम्डा की वैल्यू रख दोगे p में तो आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा, और फिर आप वैल्यू रख दीजिए, यानी -2 अपॉन 5 प्लस 3, हो जाएगा +3 अपॉन 5 प्लस 4 0, ये क्या आ जाएगा 15 - 2 13 अपॉन 5, और ये हो जाएगा 20 और 3 23 अपॉन 5 0, यानी ये वो पॉइंट होगा जहां पे वो लाइन प्लेन को कट कर रही होगी, ये वो पॉइंट p होगा जहां पे वो लाइन प्लेन को कट कर रही होगी 13/5 23/5 0। तो आपको अपने बेसिक्स सही रखने हैं, आपको कुछ ना कुछ कंडीशन जरूर दी होगी जिसके लिए आप चीज सॉल्व कर पाएंगे। इस केस में क्या कंडीशन थी, इस केस में कंडीशन ये थी कि z कोऑर्डिनेट आपको 0 करना था उसका पॉइंट का, उससे आप लैम्डा निकाल पाए। तो हमेशा आप ऐसी कंडीशन पहचान पाएंगे सवाल में, ठीक है। तो इतना रखते हैं डिस्कशन आज के लिए, आई होप आपको 3D में मजा आया होगा। तो पूरा लॉजिकल चैप्टर है, वेक्टर्स के रूप में आपको सोचना है, परपेंडिकुलर, नॉर्मल, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, उन्हीं सब से हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है, और कम से कम इक्वेशन याद रखने की कोशिश की है, लॉजिकली करने की कोशिश कीजिए। जितनी भी कंडीशन हमने पढ़ी है कोप्लेनरिटी की, डिटर्मिनेंट वाली, सब आप लॉजिकली निकालने की कोशिश कीजिए, जिससे आपको याद रहेंगी। डायरेक्टली फॉर्मूला पुट मत करिए सवालों में, ठीक है।